नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, खंबागड़ी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्ट न्यूज मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभिषेक तिवारी शो से। मुद्दा है कि मुस्लिमों का विकास नहीं करेंगे। अब ये मुस्लिमों को समझ में आने लग गया है। मोदी ने अपनी राजनीति को अब थोड़ा सा बोलते हैं ना, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उसको टेढ़ी कर दिया गया है। उनको एहसास हो गया कि मोदी मुस्लिमों का विकास नहीं करेंगे। ये एहसास क्यों हो रहा है? पहली बात तो ये, ऐसा तो नहीं है कि स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं आपको, फंड्स नहीं दे रहे हैं आपको, प्रधानमंत्री आवास योजना के नीचे आपको घर नहीं दिया जा रहा है, सब कुछ तो मिल रहा है, तो ये एहसास क्यों आ रहा है? जी अभिषेक। थैंक यू गायत्री। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, किसी भी चीज की एक लाइन होती है, लिमिट होती है। आप अगर रबर को बहुत ज्यादा सप्रेस भी करेंगे तो वापस वो अपने मूल अवस्था को पहुंचने के लिए बेचैन होता है और एक फोर्स उत्पन्न होता है। आप देखिए कि मुसलमानों का भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में बनी सरकार, उसके बाद आचरण क्या रहा। चाहे नरेंद्र मोदी जी ने कलेजा काट के रख दिया हो, मुसलमानों के साथ कोई बेईमानी नहीं। पहला जो प्रधानमंत्री जो स्वास्थ्य योजना चल रही थी 5 लाख रुपए का, उसके थ्रू जो सबसे पहला सफल ऑपरेशन किसी ने कराया, वो एक मुसलमान था। क्या उसने वोट किया? नहीं किया। उसके लिए रिलीजन ही महत्वपूर्ण रहा। और उसके परिवार के लोगों ने कहा ये तो सरकारी योजनाएं हैं और सरकार चलाती है, इसमें मोदी जी का क्या योगदान है। तो इस प्रकार की जो प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के सारी चीजें आपको कांग्रेस के शासनकाल में तो नहीं मिली थी। लेकिन चूंकि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, इसी कारण से मोदी के विकास से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार हो गया, दो बार हो गया, लेकिन ये हिंदुओं के लिए चिंता की बात थी। लगातार हिंदू समर्थक आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोदी जी को लिख रहे थे कि ये सबका साथ, सबका विकास, सबका जो है ये बकवास है, इसको बंद कीजिए, अंततोगत्वा आपको हानि पहुंचेगी। सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी को हिंदुओं ने कम प्रेम नहीं दिया है गायत्री, बहुत सर पे बिठाया है। किंतु जब 2024 के चुनाव के समय अब की बार 400 पार का नारा लगा और वहां पर खूब सेकुलरिज्म की बातें की गई, जेपी नड्डा जी ने यह तक कह दिया कि बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब भगवा, बहुत आहत हुए बहुत सारे लोग। इसके बाद चुनाव के समय जो सबसे बड़ा चेंज आया, जो छोटे छोटे हिंदू संगठन थे वो उन्होंने अपने आप को चुनाव से, कैंपेन से दूर रखा, बीजेपी से डिटैच रखा। परिणाम यह हुआ कि बीजेपी 240 पर आ गई 303 से। 2014 से भी खराब परफॉर्मेंस रहा। हरियाणा चुनाव से पहले संघ और इनके बीच लगातार मंथन बैठक हो रही थी। आपको याद होगा उसी दौरान योगी आदित्यनाथ इस बात को समझते, क्योंकि योगी आदित्यनाथ आज भी धरातल पर से दूर नहीं हुए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको बहका सकते हैं, बदल सकते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट से प्रधानमंत्री घिरे रहते हैं। हर डिपार्टमेंट का एक अलग ब्यूरोक्रेट होता है। वैसे ही मुख्यमंत्री के साथ भी होता है, लेकिन चूंकि उनका आना जाना मठ में लगातार रहा है, तो बटोगे तो कटोगे जब नारा आया और बीजेपी तमाम मुसलमान के द्वारा प्रोपोगेंडा, इकोसिस्टम के द्वारा प्रोपोगेंडा और हर चीज, इनफैक्ट हरियाणा में सबने मान लिया था कि बीजेपी आ रही, उसके बावजूद जब हिंदुओं ने उनका उदास चेहरा देखा और फिर से वोटिंग पैटर्न बदला और जिताया, तो बीजेपी को पहली बार एहसास हुआ कि भाई जो हमारे लिए लॉयल हैं उनके साथ लॉयल हो, और बटोगे तो कटोगे, वो स्लोगन बटा। इसके बाद चीजें कहां बदल रही हैं, देखिए महाराष्ट्र में अभी फिर से वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट का जब ये लेके आए, तो पहली बार मुसलमानों को एहसास हो गया कि अब मोदी, ये ऐसे वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट ऐसे नहीं आया है, आपको समझना होगा। मोदी जी ने बोला कि अब जड़ से समाप्त करना है 2047 का विजन पूरा करने के लिए। तो इसके बाद क्या होता है, आप पॉइंट वाइज समझिएगा। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट आना शुरू करता है तो वक्फ मोदी के स्टेप में फंस जाता है। उसे लगता है कि इसके पहले सरकार अमेंडमेंट करे, अधिक से अधिक भूमि को क्लेम करो, लेकिन मोदी जी ये चाहते नहीं है। मोदी जी का मानना ही यही था कि भाई साहब, हम जानते हैं जैसे अमेंडमेंट लेकर के आएंगे, तुम चारों तरफ, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, कर्नाटका में रही हो, महाराष्ट्र में हो, तुम अपने वक्फ लैंड को बढ़ाने के लिए बेतहासा नोटिस भेजोगे और तुम ट्रैप हो जाओगे। क्यों ट्रैप हो जाओगे?
क्योंकि तुम नोटिस ऐसे लोगों को भेजोगे जो मोस्टली हिंदू, अब पटना में भी किसानों के गांव थे, कर्नाटका में भी किसानों के गांव थे, अभी नांदेड़ में भेजा गया, वो भी महाराष्ट्र में किसानों के गांव थे। और वक्फ बोर्ड के समर्थन में जो अपोजिशन पार्टी है वो एक लाइन ले चुकी है कि हम वक्फ बोर्ड के साथ है। पब्लिक देख रही है कि हमारी जमीन को हड़प रही है। नैरेटिव क्या बना गायत्री? क्या नैरेटिव बना कि भाई साहब मुसलमानों को कांग्रेस और सेकुलर पार्टी आपकी भूमि जमीन देने के लिए तैयार है, हम अमेंडमेंट ला रहे हैं, हमारा साथ नहीं दे रहे। अल्टीमेटली मतलब क्या निकला कि भैया तुम अपना मुस्लिम वोट रख लो, हम अपना हिंदू वोट रख लेते हैं, लड़ लेते हैं चुनाव। और इसका रिजल्ट फिर क्या होगा तुमको पता है, महाराष्ट्र इलेक्शन में। अभी जो लेटेस्ट न्यूज है वो इमाम बुखारी ने, जिसपे मैंने शो किया था, उसके बाद हम यहां बात कर रहे हैं। इमाम बुखारी ने, जो कि जामा मस्जिद के मुसलमान हैं और जामा मस्जिद के इमाम हैं, उन्होंने मुसलमानों का दिल जीतने की अपील की। लेकिन मैं तो अभिषेक तिवारी, मुझे बातें याद रहती है। उनके बेटे की शादी थी गायत्री 2014 में, नरेंद्र मोदी जब नए नए पीएम चुन के आए थे, उनके बेटे की निकाह थी, शादी निकाह होता है हिंदुओं में तो विवाह होता है, तो निकाह थी और उसमें नवाज शरीफ को बुलाया गया था और भारत के प्रधानमंत्री को उन्होंने इनविटेशन तक नहीं भेजा था। दर्शक चाहे गूगल कर सकते हैं न्यूज। वो आदमी कह रहा है कि आप मुसलमानों का दिल जीतिए और संभल में मुसलमानों को कह रहा है थोड़ा शांति व्यवस्था बनाए रखें। अगले दिन पता है क्या होता है गायत्री? ताबड़तोड़ संभल में कार्रवाई होती है भाई साहब, वो भी सांसद वर्ग के घर के आसपास। ऐसी कार्रवाई एक्सपेक्टेड नहीं थी। और तो और अभी आज जब हम इस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक फतेहपुर जगह है यूपी में, वहां सड़क पर मस्जिद थी, लोग कह रहे हैं 80 वर्ष पुरानी थी। 80 वर्ष पुरानी हो, 400 वर्ष पुरानी हो, 100 वर्ष पुरानी हो, तुम सड़क पे बनाओगे? तुम सड़क पे बनाओगे? इंक्रोचमेंट के नाम पर मंदिर टूटने पे इस देश में किसी को तकलीफ नहीं हुई, आज मस्जिद टूट गई, तकलीफ किस बात की है? तो दिल जीतने वाला कोई मतलब ही नहीं बनता ना भाई साहब। दिल जीतना नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया। वो, इनको इस बात का डर है कि अब अगर नरेंद्र मोदी कंप्लीट मुसलमानों का बहिष्कार कर देंगे और 2-3 और चुनाव जीतेंगे तो बाकी राजनीतिक दल क्या करेंगे? गेस व्हाट? उनको भी तो चुनाव जीतना है, वो विपक्ष में बैठने के लिए थोड़ी ना पैदा हुआ है। वो मुसलमानों से अपने आप को डिटैच करना शुरू करेंगे। और मोदी का विजन भी यही है कि आने वाले 10 साल तक अगर बीजेपी को यूं ही वोट मिल गया, आप देखिएगा कि देश के सारे राजनीतिक दल अपने आप को डिटैच करेंगे और हिंदू के मुद्दों को उठाना शुरू करेंगे। अभी तो प्रियंका वाड्रा के जीत पर वायनाड में, आपको पता है गायत्री, जीत पर गाय काटी गई जश्न मनाने के लिए। अच्छा, ये क्यों काटी गई? गोली मारी गई थी। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो क्यों की गई थी? उसके पीछे का माइंडसेट क्या था? वायनाड में प्रियंका वाड्रा जीती तो ऐसा क्यों किया गौ माता के साथ? क्या माइंडसेट था? हर्ट करना, बहुत सिंपल सी बात है। हम लोगों को दुख देना, परेशान करना, हिंदू वो दिखाना। हिंदू सेंटिमेंट जो गौ माता को पूजते हैं उनको हर्ट करना, और कांग्रेस पार्टी उसमें शामिल रही है, करेगी, हाँ हाँ करो, हिंदुओं को जितना हर्ट करोगे, जब हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ही कर रहे हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सिंबॉलिक राजनीति है, आज अभी सिंबॉलिक चल रही है दोनों तरफ से, उसके बाद चीजों को नॉर्मलाइज किया जाएगा। और एक बार हिंदू सेंटिमेंट को आहत करना, चूंकि नॉर्मलाइज किया जा चुका है, इस वजह से अब तक बेचैनी नहीं थी। लेकिन बीजेपी ने पहली बार स्टैंड लेकर के कहना शुरू किया कि नहीं, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप हिंदुओं के सेंटिमेंट के साथ ऐसे नहीं खेल सकते, ये नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे, हम प्रतिकार करेंगे। अब चूंकि एक पार्टी प्रतिकार करने लगी तो उसके साथ सेंटिमेंट, देखिए जो क्लेवर नेता है वो इस उफान को, जो हिंदू समाज के अंदर की एक अलग जागृति आ रही है 2024 के बाद, 2014 की जागृति बाल्यावस्था में थी, 2019 में वही अवस्था रही, 2024 में हिंदू कह रहा है बीजेपी को भी वोट दे रहे हैं। वोट का हिसाब किताब भी आपको चुकता करना होगा। वोट देने में कोई दिक्कत नहीं, वोट तो आप ही को दिए, जिता दिए महाराष्ट्र, ऐसा जीता है कि पूरा विपक्ष हिल गया, लेकिन अब बदले में कार्रवाई चाहिए और वो होता हुआ दिख रहा है। नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब सेकुलर पार्टी कहते कि अच्छा कोई बात नहीं है, बोलते एक दिन लोगों को रियलाइज हो जाएगा। अब हिंदुओं के ऑन डिमांड बातों को पूरा किया जाने लगा है बीजेपी की तरफ से, और समझदार नेता उसको फ्लिप करेंगे। दो नेताओं का आपको उदाहरण दे रहा हूं।
चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार से भी ज्यादा परम सेकुलर माने जाते थे। उनको ये बात समझाने में पवन कल्याण कन्विंस करने में कामयाब हो गए कि भाई साहब कोस्टल एरिया के रिजल्ट देख लो, तमिलनाडु छोड़ करके सारे कोस्टल एरिया के रिजल्ट देख लो। सुनामी चल रही है बीजेपी की, और बीजेपी की सुनामी इसलिए चल रही है क्योंकि वो मेजॉरिटी की बात कर रहा है, हिंदुओं की बात कर रहा है, कास्ट फैक्टर ब्रेक हो रहा है। वो दिन दूर नहीं है गायत्री, जब इस देश में हिंदुओं को अपमानित करने वाले नेता दौड़ाए जाएंगे, सड़क पर दौड़ाए जाएंगे। तुम लिख लेना इस बात को, तुम्हारे दर्शक कहीं शॉर्ट्स बना के सेव कर ले कि अभिषेक तिवारी क्या बोल रहा है। मैं उस चीज को महसूस कर रहा हूं बिहार में। अभी 4 बाईपोल इलेक्शन हुए थे बिहार में, रिजल्ट क्या हुआ पता है? राजद और कांग्रेस चारों में साफ हो गई। लोगों को तो होना चाहिए भाई नीतीश के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी, फिर ये रिजल्ट क्यों आया? अगर इतनी एंटी इनकम्बेंसी इतना बुरा है तो बात ये नहीं, नीतीश भी शिफ्ट ले रहे हैं। नीतीश का शिफ्ट समझिए। मैं जहां से कांवड़ यात्रा करता हूं, आप तो मुझे जानती हैं इतने दिनों से, मैं हर वर्ष कांवड़ यात्रा करता हूं श्रावण मास में। तो जहां से हम जल लेके चलते हैं उस मंदिर का नाम है बाबा अजगैबी धाम, और वहां से बाबा वैद्यनाथ की दूरी 100 किलोमीटर की, 110 किलोमीटर की टेक्निकली। तो जिस रेलवे प्लेटफॉर्म पे हम लोग उतरते थे उस प्लेटफॉर्म का नाम था सुल्तानगंज। नीतीश कुमार सरकार ने बोला, रिक्वेस्ट करके अश्विनी वैष्णव को, इस स्टेशन का नाम बदलना है भाई, अब इस स्टेशन का नाम होगा बाबा अजगैबी धाम विश्व स्टेशन। अरे भाई साहब, ये योगी जी की राजनीति है, नीतीश की राजनीति इस प्रकार की थी नहीं, लेकिन नीतीश कुमार कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण, अभी सोरस वाले मुद्दे पे बीजेपी से पहले कौन बोला? ऑब्वियसली जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा बोल बैठे। तो बिना, देखिए क्या है कि एनडीए की मीटिंग हो रही थी 3-4 दिन पहले, तो एनडीए के घटक दल जब इस लाइन को बीजेपी की लाइन पर चल रहे हैं, तो अपने जो जदयू का जो कोर ग्रुप है उसके सहमति के बिना तो संजय झा नहीं बोल सकते, संभव ही नहीं है। और बोले कैसे जब लल्लन सिंह, आप देखिए लोकसभा में मोदी जी के ऊपर जो वार किए जा रहे हैं अपनी छाती पे ले रहे हैं। वक्फ बोर्ड को उन्होंने बड़ी बेदर्दी से अभी 5 दिन पहले धोया, बोला वक्फ बोर्ड कोई इस्लामिक रूल है ही नहीं और ना शरीयत से उसका कोई लेना देना है नहीं। वक्फ बोर्ड तो 1964 में बना, तो क्या इस्लाम 1964 में बना है? उसके पहले 1928 में, मतलब भारत विभाजन के बाद फिर से वक्फ बोर्ड को और पावर दी गई थी 1964 में। वैसे तो 1928-22 से ही चल रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जदयू ने अपनी पॉलिटिक्स चेंज की, टीएमसी ने पॉलिटिक्स चेंज की। अब आप कहिएगा कि टीएमसी ने कहां की? ममता बनर्जी ने परसों सदन में बोला तुम बिहार और बंगाल ले लोगे, हमारे लोगों के हाथ में लॉलीपॉप है क्या? मोदी खुद टेंशन में, यार ये ममता बनर्जी ने कैसे बोला? ये ममता बनर्जी कैसे बोल सकती है? मुसलमान सांसद एमपी उसका, वो कह रहा है कि अभी बीएसएफ जीरो बॉर्डर पे पहुंच चुकी है, बांग्लादेश ने अपनी अपनी आदतें नहीं बदली तो बांग्लादेश नक्शे में नहीं रहेगा। ये टीएमसी का सांसद बोल रहा है। बीजेपी वाले सांसद खुद टेंशन में, बोला ये हमारी लाइन है यार, तू कैसे बोल सकता है, तू तो पक्का मुसलमान है। तो आप भाषा मत समझो, आप शब्द पकड़ो कि ममता बनर्जी बोल रही है हमारे हाथ में लॉलीपॉप है क्या। यह बात ममता बनर्जी को नहीं बोलना था, यह बात टेक्निकली राहुल गांधी को बोलना था, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन वो है, राष्ट्र की चिंता उसको होनी चाहिए। इसके बाद एक शिफ्ट देखिए, अडानी के मुद्दे पे कांग्रेस चली गई, उसे लगा टीएमसी सपोर्ट करेगी, समाजवादी पार्टी सपोर्ट करेगी, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना सपोर्ट करेगी, शरद पवार सपोर्ट करेंगे, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। इनफैक्ट वो सब बाहर रहे इस प्रोटेस्ट से। और कल से लेके आज तक में जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस बात को, एक बड़ा चेंज आया है कि सब ये कह रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन ममता बनर्जी को होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग सेंटिमेंट, सबको अपने अपने गायत्री चुनाव लड़ने हैं। 2025 में आरजेडी को चुनाव लड़ना है। आज जब सुबह का अखबार लोग खोलेंगे तो देखेंगे कि आरजेडी ने भी कहा है कि नहीं भाई, लीडर ऑफ अपोजिशन ममता बनर्जी बनने लायक है। एक क्वेश्चन है मेरा, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि सभी के सभी लोग इनको निकाल रहे हैं, बल्कि आज सुबह की जो न्यूज है, अभिषेक विल बी शॉक्ड, ये बोल रहे हैं इन डोंट रिएक्ट, राहुल का ये स्टेटमेंट है, डोंट रिएक्ट ऑन द स्टेटमेंट्स गिवन बाय इंडिया अलायंस लो रैंकिंग ऑफिशियल्स। ममता और लालू को ये लो रैंकिंग मतलब नीच लेवल के ऑफिशियल्स की कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया। वो मैं अभी नहीं, ममता ने ये बयान दिया क्यों, किस प्रेशर में दिया ये बांग्लादेश पे? इनका हिंदुओं के लिए प्यार जाग गया कि जो बांग्लादेश में हिंदू हैं वो कहीं वो ना आ जाए? क्या स्टेटमेंट था ये, किस नहीं प्रेशर नहीं में नहीं 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 नहीं
कोई प्यार नहीं जगा, वो बस चेक एंड बैलेंस कर रही है। पूछिए क्यों? कल को बांग्लादेश का चिकन नेक कटा, और वो भीड़ कंप्लीटली अगर बांग्लादेश में शिफ्ट हो गई तो डेमोग्राफी हिंदुओं के फेवर में बदल जाएगा कि नहीं? मात्र 40 लाख वोट का अंतर है 2021 के चुनाव में। ये लोग सीटों का अंतर बहुत दिखता है कि हाँ भाई वो 200 जीती, बीजेपी 70 जीती, मगर वोट मात्र 40 लाख, वहां से 20 लाख भी इधर है ना। कहानी पूरी बदल जानी है, कहानी पूरी बदल जानी है। तो कोई है फेवर में नहीं है। बात समझने की है कि राजनीति में जो लोग समझदार होंगे थोड़ा सा भी, वो देख लेंगे कि भाई कांग्रेस कांग्रेस के इस मुस्लिम तुष्टीकरण पे दिक्कत है। समाजवादी पार्टी हिंदुओं की राजनीति नहीं करती, लेकिन वो दूरी क्यों बनाना चाहती है? रामगोपाल यादव कोई मामूली नेता नहीं है, भले राहुल गांधी कुछ भी स्टेटमेंट दे दें। रामगोपाल यादव अखिलेश के चाचा है, और उन्हीं के कहने पे इनफैक्ट उन्होंने शिवपाल चाचा को निकाल दिया था, तो मामूली आदमी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये डिस्टेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के राह पे इतना आगे जा चुकी है कि उससे वो थ्रेटेंड फील कर रहे हैं ये जितने क्षेत्रीय दल हैं, कि यार ये मुस्लिम वोटर तो हमारा है। अब नेशनल में ये 99 पे क्या पहुंचा है, ये हर स्टेट के मुस्लिम वोटर्स को हमारी तरफ अपनी तरफ झुका लेगा, तो हम क्या करेंगे? घुइया। खेल तो मुस्लिम वोट का ही है, लेकिन क्षेत्रीय दल क्या करती है? मुस्लिम प्लस कास्ट देखती है। 2 कास्ट के वो नेता हैं, लालू यादव यादव कास्ट के नेता हैं, इसके अलावा थोड़ा बहुत दलित मिल जाता है। इसके अलावा आप मुलायम सिंह यादव भी देखो तो वो भी वही बात करते थे, अखिलेश यादव वही बात करते थे। लेकिन अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी के साथ ऐसा नहीं है। राहुल गांधी के साथ अगर पूरा माइनॉरिटी वोट आ गया तो राहुल गांधी के फेवर में दलित भी शिफ्ट हो सकते हैं, बाद में यादव छोड़ करके बाकी और जो कास्ट है। आप देखो अमेठी में ब्राह्मण्स का वोट उनको मिलता है, रायबरेली में मिलता है, क्षत्रिय समाज का भी वोट है, क्योंकि करनी सेना हमेशा सपोर्ट में आ जाती है। तो फिर टेंशन किसको है? राजद को टेंशन है, राजद को टेंशन है, समाजवादी पार्टी को टेंशन है। हिंदू पॉलिटिक्स की बात नहीं है। दूसरा टेंशन यह है कि एक तो वो मुस्लिम वोट भी जा रहा है और बीजेपी कास्ट लाइन ब्रेक कर रही है, तब तो शून्य पे पहुंचेंगे ना। ये फिर ये जर्नी जो जहां जाती है वो राजनीतिक युग जो कास्ट पॉलिटिक्स का था उसके समापन को जाती है। एक तरफ कंप्लीट हिंदुओं को यूनाइट कर रहा है, एक मुसलमानों का ले ले रहा है, फिर उसके पास बचेगा क्या? ये परेशानी है, और इसी वजह से टीएमसी समझदार नेत्री की तरह वो चेक एंड बैलेंस करने लगी है। ये मत भूलिए गायत्री जी की। बोलो हाँ, कि मोदी ने कंप्लीट कर लेता हूं ये मुसलमान बात, मैं भूल जाऊंगा। बहुत जरूरी है आपके दर्शकों को समझना है। ये बात आपके दर्शक बहुत अच्छी तरह से समझे कि 2007 तक टीएमसी की ऑफिशियल लाइन थी कि बांग्लादेशी मुस्लिम्स और डेमोग्राफी चेंज बंगाल में नहीं होना चाहिए। वो पुरानी लाइन वापस नहीं पकड़ सकती है क्या? वो खूब पकड़ सकती है जी। अब इन लोगों को ये लगने लग गया कि हमारा विकास नहीं होगा मुसलमानों को, पर वो एक तरीके से कॉर्नर्ड हो गए हैं। पहले वो जो बोलते हैं ना सर पे चढ़कर नाच रहे थे, अब उनकी सिचुएशन चेंज हो गई है। इधर से मोदी ने कहा भैया वोट नहीं दोगे तो साइड हो लो। नीतीश कुमार जेडीयू के पार्टी के मेंबर्स का बयान है, भैया तुम वोट तो देते नहीं हो हमें, हाँ, मदद मांगने हम ललन सिंह का बयान है, ललन सिंह का ललन सिंह का ऑफिशियल बयान है। और रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड बयान है ये कि वोट देती नहीं हो आप, हमसे हेल्प मांगने आ जाते हो तो हम हेल्प क्यों करें? जैसे बाकी लोगों को सब कुछ मिल रहा है वैसे तुम्हें मिलेगा, पर एक्सेप्शनली आप ये सोचो कि हमको स्पेशली उठ के मदद कर, अब वो नहीं होगा, वो दिन गए। ये निपट गए इस तरीके से। सिमिलरली इन महाराष्ट्र, हरियाणा एंड अदर्स, मोदी ने अपनी राजनीति दूसरी तरीके से अब चेंज कर दी है। तीसरा, वो जो कॉमन वोट बैंक था जिसके लिए लगता था कि हम इन मास वोट करेंगे, इन मास वोट करेंगे, उससे रीजनल पार्टीज को जो छत्रपल हैं, ये रीजनल पार्टीज छत्रप के जो छत्रप 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 है, जो ये रीजनल पार्टीज के नेता है, इनको प्रॉब्लम हो गई क्योंकि वो भी तो उसी वोट बैंक पे जीवित है, ये भी उसी पे। राहुल गांधी क्या कर रहे थे? ये कोशिश कर रहे थे कि सारी की सारी पार्टीज को खा जाएंगे स्लोली स्लोली ग्रेजुअली, बट उनको भी समझ में आ गया आप अखिलेश यादव के वोट बैंक को खाएंगे मुसलमान के। आप जब साउथ में जाते हैं तो डीएमके के वोट बैंक क्रिश्चियन को, क्योंकि वो मैडम जो जाती है तो क्रिश्चियन वाला क्रॉस पहन लेती है, लंबा सा बड़ा सा जो नजर आए। नॉर्थ में आती है तो वो रुद्राक्ष की माला पहन लेती। सो नाउ दे आर कॉर्नर्ड। जो एक बार स्तर पर चढ़कर बैठते थे, अब वो कॉर्नर में हो गए कि आप जो हो जिस लेवल पे हो उस पे रहो, डोंट बाइट मोर देन यू कैन च्यू, वो वाली स्टाइल में। जी अभिषेक। नहीं, 2-3 चीजें और हुई ना। देखिए राहुल गांधी बहुत जिस लाइन पर दौड़ते हैं ना वो सरपट दौड़ते हैं, क्योंकि ज्यादा वो ब्रेन नहीं लगाते। उनको कहा भी जाता है भाई आपके पास नहीं है तो जो कहा जा रहा है वो करो।
अब देखिए संभल वाले प्रकरण को समझे। अखिलेश यादव जब सदन में बात कर रहे थे, उस वक्त वह बंदा संभल जाने के लिए दौड़ रहा था। अखिलेश यादव को लगा ये क्या बात है यार, कहने को अलायंस पार्टनर है, हमारे भरोसे सीटें जीतता है, यहां पर मुझे सपोर्ट चाहिए था, तो वो संभल निकल गया। अच्छा, क्रेडिट मिल गया, मुसलमानों का क्रेडिट मिला उसको कि देखो भाई, ये अखिलेश यादव तो सदन तक ही रहे, लेकिन ये आदमी आया हमारे सामने। अब ये जो एक प्रॉब्लम है ना, 10 जनपद में बिठा करके ये करने वाली, ये कोई नई नहीं है, ये पुराना ही है। तो कांग्रेस अपने पुराने रूट पर है, लेकिन बीजेपी ने जो शिफ्ट बदल दिया है, इस वजह से बाकी छत्रपों को प्रॉब्लम हो रहा है। बीजेपी ने जो शिफ्ट बदला उसको आप समझिए। कल की एक तस्वीर वायरल हो रही है, अभी मैं बात कर लेता हूं यार। ओवैसी मिले हैं गिरिराज सिंह से। कई सुपर हिंदू बोल रहे, अरे 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 बताइए, बीजेपी कहने फिर से वही आ रही है सबका साथ। आप, वो टेक्सटाइल मिनिस्टर है, ओवैसी आ रहा है मिलने के लिए, समय नहीं दोगे? भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से पढ़ो थोड़ा भाई। वो भी एक नेशनल पार्टी का है, उसका जितना ही वोट है, लेकिन वो प्रेसिडेंट है। अब ये प्रॉब्लमेटिक है दूसरे वालों के लिए, लेकिन इनको समझ में नहीं। वो काम तो करेगा या नहीं करेगा वो सेकेंडरी बात है। वो मिला, उसने फोटो डाला, आपको प्रॉब्लम क्या है इसमें? रोक सकते हैं क्या? गिरिराज सिंह अगर मना कर देंगे तो पूरा सदन में फिर विंटर सेशन चला जाएगा कि भाई हम मिलने का टाइम मांग रहे हैं, आपका मंत्री मिलने नहीं दे रहा। और ये न्यूज, अगर इस प्रकार की न्यूज एयर हो जाए, तब कहां बीजेपी पहुंचेगी? सो चीजों को समझ के आप देखना पड़ेगा कि बीजेपी क्या क्या कर रही है। आपने कभी देखा था, ये लोग कहेंगे कि योगी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, ठीक, मैं मान लेता हूं कि संभल में या फिर जो फतेहपुर में हो रहा है योगी जी कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर ये योगी जी बीच में जब स्लो डाउन हुए थे तो क्यों हुए थे? क्योंकि मोदी जी का हाथ और संघ का हाथ बीच में प्रॉपर ढंग से नहीं पड़ा था, तो लोग राजनीति करना शुरू कर चुके थे योगी जी के विरुद्ध में। अब वो नहीं हो पा रहा है। दैट्स इंपॉर्टेंट कि चाहे वो आप देखिए सारे बीजेपी के सीएम, मोहन यादव हो, योगी जी हो, या विष्णुदेव साय हो, या अब देवेंद्र फडणवीस हो, वो अग्रेसिव हिंदुत्व का अलग अलग अपने अपने स्टेट्स में अग्रेसिव हिंदुत्व फोर्स बन रहे हैं। मोदी डिप्लोमेसी बाहर खेल रहा है और अंदर में अपने मुख्यमंत्रियों को खुला छोड़ दिया, बोला जो करना है करो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये जो बिल्कुल चेंज सही। है ना, समझ जी। जी, थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, अभिषेक तिवारी शो को भी और ऑल्टरनेट मीडिया को भी। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।